मैथ्स बहुत ज्यादा टफ है और ऐसा 99% बच्चा मानता है। इसके पीछे रीजन सिंपल है कि जब तुम 6, 7, 8 क्लास में थे, तुम्हें एक तरीके से मैथ्स पढ़ाई गई स्कूल्स में, तुम्हें बोला गया फॉर्मूला पकड़ो, वैल्यू डालो, आंसर निकालो, बात खत्म। वही मेथड आप सैडली बड़े होते होते अपने साथ कैरी करते चले गए और उस मेथड से आपके 10th और 9th के सवाल नहीं बनेंगे, क्योंकि भाई 10th में आपके पास कॉम्पिटेंसी सवाल आएंगे, केस बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, उसके लिए आपका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैथ्स को बेटा पढ़ना कैसे है कि आप 10th में वो प्रॉब्लम फेस ना करें जो पिछले 3 साल से बच्चों ने फेस करी है कि मैथ्स उनको टफ लग रही है। एनसीईआरटी से सेम क्वेश्चन छप के आ जाएगा, ये मैं आपको नहीं बोलूंगी, पर एनसीईआरटी कोर है। उसके अलावा क्या चीजें करनी है, कैसे करनी है, स्टेप वाइज मैं आपको एक एक बात बताऊंगी। मैं बिल्कुल भी बेसिक चीजें आपको नहीं बताऊंगी। जहां पे आपका टाइम वेस्ट हो रहा है मेरे बच्चे, वीडियो छोड़ो, जाओ अपनी पढ़ाई करो, ठीक है। अब एक एक करके मेरी बात सुनना, कॉपी पेन लेकर के आओ, सब कुछ डिटेल में आपको बताऊंगी। एक चैप्टर को कैसे करना है, कितने बार करना है, क्या क्या करना है, पढ़ना कैसे है, क्या करना है। देखो, सबसे पहले तो जो बेसिक प्रॉब्लम्स है उसको डिस्कस कर लेते हैं। भाई मैथ समझ ही नहीं आती, सबसे बड़ा मुद्दा है ये। फॉर्मूला से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, फॉर्मूला लगा दिया, हमें पता ही नहीं है। कई बच्चों के तो इतने बुरे हाल हैं कि अगर ऊपर क्वेश्चन दिया ना, उससे भी वैल्यूज निकाल के पुट नहीं कर पाते। उनको ये भी समझ नहीं आता कि किस चीज का वैल्यू कौन सा वाला है। कई लोगों का तो टाइम मैनेजमेंट नहीं है। 98% बच्चा, हर साल मैं रिव्यू लेने जाती हूँ, 98% बच्चे तो भैया मैथ्स में कुछ कर ही नहीं पाते, उनका पेपर ही सॉल्व नहीं हो पाता। केस बेस्ड क्वेश्चंस है, ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉब्लम्स है, वो सॉल्व नहीं होती है, क्या क्या पढ़ना है, सिली मिस्टेक्स होती है, ये सारी प्रॉब्लम्स मैं आगे वीडियो में कवर करने वाली हूं। तो आगे देखते हैं यार। सबसे पहले तो अभी कमेंट सेक्शन में लिखो कि आई लव मैथ्स, मुझे मैथ्स पसंद है, मुझसे मैथ्स कभी गलत नहीं होती, मेरे मैथ्स में हमेशा अच्छे नंबर आते हैं। बेटा कोई चीज अगर फ्री की बदल सकती है ना, वो आपका माइंडसेट है। कल तक आप किसी सब्जेक्ट को कितना कोसते, अपने ब्रेन में अगर आपने एक पॉजिटिव फीलिंग दे दी ना, तो जो आप पढ़ने बैठोगे तो आपके अंदर वो चीज रिफ्लेक्ट होगी। तो पहली बात तो आज से पहले इस सेकेंड तक आप मैथ्स में वीक थे, बट बिल्कुल इस सेकंड के बाद से आप मैथ्स में एक बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, जो मैथ्स को कर सकता है, जो मैथ्स में इंटरेस्टेड है। तो ये सारी बातें आप कमेंट सेक्शन में लिखो, क्योंकि माइंडसेट आपका फ्री में चेंज होता है, पहले हम उसे बदलेंगे। दूसरी चीज हम क्या बदल सकते हैं, जो अपने हाथ में चीजें हैं। 1 घंटे का समय हम रोज निकालेंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम रोज एक फोकस के साथ पढ़े। मैथ्स थ्योरी सब्जेक्ट नहीं है, प्रैक्टिकल है, उसे प्रैक्टिस चाहिए। जितने क्वेश्चंस करोगे उतनी अच्छी बात है। और यहाँ पे सवाल का उतना इंपॉर्टेंस नहीं है जितना सवाल को रिपीट करने का है। करने को तो तुम 30,000 सवाल लगा लो, लेकिन जो बच्चा एक क्वेश्चन को 100 बार लगाएगा ना, वो बच्चा टॉप करता है, ना कि जो बच्चा 100 क्वेश्चन एक एक बार लगा रहा है, ठीक है। तो इसके लिए अपने को टाइम चाहिए, इसलिए अभी से रोज 1-1 घंटे रख लो, क्योंकि हाफ ईयरली और एनुअल आने वाले हैं, ठीक है। दूसरी चीज मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाली हूँ। एक सैड रियलिटी है, तुम्हें माननी है मानो, नहीं माननी मत मानो। अगर तुम ऑनलाइन पढ़ते हो, बैच में पढ़ते हो, टीचर से पढ़ते हो, एक ना अपने दिल पे हाथ रख के बेटा एक बात बताऊं, अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट ऐसे हैं ना कि तुम्हें नहीं समझ आती मैथ्स, तुम्हें हर मोड़ पे दिक्कत होती है, तो तुम्हें एक बड़ी बहन जैसी एडवाइस दूं, प्लीज जाकर के कोई ऑफलाइन कोचिंग पकड़ लो, कोई ऑफलाइन ट्यूशन टीचर पकड़ लो। रोज नहीं जाना, मत जाओ। एटलीस्ट बेटा जहां पे तुम्हारे कॉन्सेप्ट रुकते हैं, तुम कम से कम सामने टीचर से पूछ तो सकते हो। कम से कम 100 बार ही सही अपने टीचर से वो चीज पूछ सकते हो, उनको बोल सकते हो। वो आपको ऑफलाइन देखेगा, जब आपको बता सकता है कि तुम यहां पे गलत होते हो, इससे पहले कि तुम बहुत लेट हो जाओ। क्योंकि ऑनलाइन में होगा क्या, मान लो तुमसे एक सवाल नहीं बना, ठीक है। अब क्या हुआ कि तुमने वेट किया कि टीचर करेगा, टीचर ने तो सॉल्व कर दिया। अब तुमने स्किप किया, सीधे सॉल्यूशन देखा, आंसर निकल गया। तुम पूरे ऑनलाइन के प्रोसेस में अपना ब्रेन लगाते ही नहीं हो। तुम्हें एक प्रॉपर सुपरविजन चाहिए। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि तुम ऑनलाइन काम करते हो बेटा, तुम कभी अपना दिमाग लगाओगे ही नहीं, तुम सीधा स्किप करते हो, वीडियो सॉल्यूशन देख लेते हो, इतने इंपेशेंट हो। तो तुम अभी मेरी बात मानो, तुम्हारे पास बहुत समय है, कोई ऑफलाइन कोचिंग ले लो। चाहे तुम उसमें 3 दिन जाओ, 2 दिन जाओ, घर पे किसी को बुला लो, कोई सस्ते से दीदी भैया से पढ़ लो जो आसपास पढ़ाते होंगे ट्यूशन। ऑफलाइन जाओगे तो तुम्हारी जो गलतियां हैं वो टीचर पकड़ेगा, सामने से तुम्हें बताएगा ये चीजें तुम्हारी वीक है, इसको इंप्रूव करो। इससे पहले कि तुम्हारा सारा समय बर्बाद हो जाए और कॉन्फिडेंस गिर जाए। ऑनलाइन बैठ के मैथ्स नहीं पढ़ सकता बच्चा तब तक जब तक उसके कॉन्सेप्ट वीक है, उसको हैंड होल्डिंग चाहिए। अपना ऑफलाइन जाओ, पढ़ाई करके आ जाओ, ठीक है। तो ये पहली बात हो गई आपकी, ये चीज आपको याद रखनी है। अब इसी में एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो आप एक्सरसाइज 1.1 टू 1.2 2.2 2.4 उससे पहले की चीजों को पढ़ते नहीं है, इसीलिए मैंने आपको बोला। अब उससे पहले क्या होता है, अभी एनसीईआरटी नहीं है, ये बुक है, इससे दिखा रही हूं। मान लो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, तो भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खुद में है क्या, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। ये जो थ्योरी लिखी होती है ना एनसीईआरटी ने, बेटा ये मजाक करने, पेज भरने के लिए नहीं लिखी है कि चलो बुक मोटी लगेगी। इसको पढ़ना है, इसको देखना है खोल खोल के, और इसकी कोई लिमिट नहीं है। कॉन्सेप्ट जरूरी नहीं है कि जिन टीचर से आप पढ़ रहे हैं वहीं से कंपलसरी है कुछ। आप
कोई भी जगह से पढ़ो। कुछ कुछ वीडियोस आपको ऐसे भी मिलेंगी फॉरेन क्रिएटर्स की, जिन्होंने तो पूरे डायग्राम्स को 3D तरीके से बना बना के आपको समझाया हुआ है मैथ्स। अगर कोई पर्टिकुलर फिगर का एरिया किसी वे में निकलता है और आपको नहीं समझ आ रहा है कि ऐसा क्यों निकलता है, तो आप जितना डेप्थ में मैथ्स में जाओगे उतना आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, उतने आपसे सवाल होंगे। तो प्लीज अपने बेसिक्स में कोई लिमिट मत लगाओ, अपने बेसिक्स पहले क्लियर करो। एम रखो कि भाई पहले मुझे सवाल समझ आने चाहिए। 99% बच्चों को तो सवाल ही नहीं समझ आता। कभी इंस्क्राइब लिख देते तो उन्हें समझ ही नहीं आता इंस्क्राइब का मतलब क्या हुआ, ये फिगर के बाहर अब स्क्वायर बनाए कि स्क्वायर के अंदर सर्कल बनाए कि सर्कल के अंदर स्क्वायर बनाए। ये सारी वक्याब बेटा आपको आनी चाहिए। और ये सारी थ्योरी जब तक नहीं आएगी, आप मेरे से किसी पेपर पे लिख लो, आप कितने मर्जी सवाल लगा लो, जब तक रटते रहोगे सवाल लगते रहेंगे। जिस दिन क्वेश्चन घुमा दिया आपसे सवाल नहीं लगेगा। तो ये कॉन्सेप्ट्स हैं जो ब्रिज का काम करते हैं आपके चीजों के बीच में। और तीसरी चीज ये है कि आज के बाद से एक प्रॉमिस करना कि इनकम्प्लीट सॉल्यूशन कभी नहीं करेंगे। कोई सवाल अगर उठाएंगे तो आप पूरा सॉल्व करोगे, वरना आप पेपर में ये चीज जरूर देखोगे जितना आपने घर पे सॉल्व किया होगा ना, जहां तक जब आप पेपर देने जाओगे आप हमेशा देखोगे कि आप एक पॉइंट पे रुक गए, आप बोलोगे यार ये तो इतना आसान क्वेश्चन था, मैंने इतने बार सॉल्व किया था, मुझसे हो नहीं रहा। क्योंकि आपके ब्रेन में आपकी रिटन मेमोरी केवल वहीं तक थी बेटा, उससे आगे आपने सॉल्व नहीं किया तो आपसे सॉल्व हुआ नहीं। और ये मेरे 1-2 पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी हैं। हाफ ईयरली में मेरे साथ मेरे एग्जाम्स में ये होता था। मैथ्स मुझे भी कोई बहुत ज्यादा पसंद नहीं थी, लेकिन 10th तक मैंने काफी स्ट्रॉन्ग कर लिया था, तो मैंने 12th तक मैथ्स पढ़ा था और मेरे बहुत अच्छे ही नंबर आए थे 10th में भी और 12th में भी। तो ये चीज आप याद रखना कि भाई ये जो सॉल्यूशन है वो आज के बाद से कंप्लीट करना। अच्छा, फॉर्मूला शीट जो आपकी है वो मैंने पूरी की पूरी डिटेल में कलरफुल फॉर्मूला बुकलेट आपको फ्री में बना के टेलीग्राम पे डाली है। तुरंत जाओ अभी टेलीग्राम लिंक पे और उसे डाउनलोड कर लो। वहां पे मैं बहुत सारा फ्री मटेरियल डालती हूँ बेटा, उसे आप पक्का सॉल्व करो। अब हम देखेंगे कि हमें चैप्टर डिटेल में कैसे पढ़ना है। सबसे पहला मुद्दा है हमें कि हमें एनसीईआरटी पढ़नी है। एनसीईआरटी 3 बार पढ़नी है। और मैं आपको फिर से बता रही हूँ, ब्रूस ली सबको पता है, वो यही कहते हैं कि उन्हें उस इंसान से डर नहीं लगता जो 10,000 तरीके की किक मार सकता है, उन्हें उससे डर लगता है जो एक तरीके की किक की प्रैक्टिस जिसने 10,000 बार करी है। मैथ्स इज सेम। जो बच्चा एक सवाल को जितनी बार करता चले जाएगा उतना तुम्हारा लेवल क्लियर होगा। बहुत बच्चे केवल पेपर से पहले कंफ्यूज फील करते हैं, यार मुझसे सवाल नहीं हो रहा, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है, मैं भूल रहा हूं। क्योंकि आप सच में भूल रहे हैं, आपने उस सवाल को उतना टाइम नहीं दिया, उतनी प्रैक्टिस नहीं दी जितनी जरूरत है। तो बार बार कुछ ही सवालों को पहले इतना लेवल पे कर लो। एनसीईआरटी तो ऐसी टॉप नॉच कर लो ना भाई साहब कि कोई आपको बोले एनसीईआरटी का क्वेश्चन करके दिखा, कम से कम एनसीईआरटी से सवाल बने तो आपका गलत नहीं हो ना बच्चे। जैसे ही एनसीईआरटी आपकी बन गई ना, आप फिर एक्स्ट्रा किताबें कितनी भी कर सकते हो। तो एनसीईआरटी 3 बार करनी है। करनी कैसे है? एक एक कोने से कोने में भरा हुआ सवाल भी आपको एनसीईआरटी का करना है, एग्जाम्पल सारे करने हैं। और पहली बार जब आप एनसीईआरटी करेंगे तो आपसे बहुत होगा कि सवाल नहीं बनेंगे। जैसे आपसे 2 नंबर नहीं बना, 3 नहीं बना, 5 नहीं बना, 8 नहीं बना, 11 नहीं बना, 13 नहीं बना। आपने अपने रजिस्टर के टॉप में लिखना है फर्स्ट टाइम ये सवाल नहीं बने। अब ये ऐसे सवाल हैं जो तो आपसे पहली बार बन गए, बहुत अच्छी बात है। ये ऐसी सवाल हैं जो आपसे आगे अटक सकते हैं। तो अब आप सिर्फ इन सवाल की दोबारा प्रैक्टिस करेंगे। दोबारा प्रैक्टिस करते हुए, क्योंकि एक बार आपने देखा ना जब आपसे बेटा ये सवाल नहीं बनेंगे, आप इनका सोल्यूशन देखोगे, उसके बाद आप बुक बंद करके इन सवाल को दोबारा प्रैक्टिस करोगे। उसके बाद भी ऐसा होगा कि इन सवालों में से जो आपसे नहीं बने थे, दोबारा आपसे 30% सवाल ऐसे होंगे जो नहीं बन पाएंगे। ठीक है, तो अब उन सवालों को आप दोबारा लिखोगे कि भाई जब दोबारा भी मैंने प्रैक्टिस की तो उसमें भी ये कुछ सवाल थे जो मेरे से दोबारा नहीं बने। तो ये तो ऐसे सवाल है जिन्हें आप रिवीजन के टाइम मिस कर ही नहीं सकते। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है कि जब तक आपसे एक सवाल नहीं बन जाए आप उसे सॉल्व करते रहें। दूसरा क्या है कि ये जो लिस्ट मैं बनवा रही हूं ना, टाइम पास के लिए नहीं बनवा रही हूं। ये लिस्ट का मतलब ये है कि अब आने वाले 5 से 6 दिन तक ये जो आप लिस्ट बनाओगे, ये लिस्ट बेटा आपकी, ये लिस्ट आपके लिए एक प्रैक्टिस की तरह काम करेगी। यानी जब जब अब आप पढ़ने बैठोगे, आप इस लिस्ट से उन सवालों को अगले 6 दिन तक बार बार प्रैक्टिस करते चलोगे बिना बुक खोले, जब तक कि आपका कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर ना हो जाए। इस पूरे प्रोसेस में एक चीज बहुत याद रखने वाली है, वो बात यह है कि भाई आप बिना टाइमर के मैथ सॉल्व नहीं करेंगे। मैं आपको एक बात बता दूं बेटा, बिना टाइमर के जो बच्चा मैथ्स करता है वो एग्जाम्स में मैथ्स कर ही नहीं पाता। आज की डेट में मान लो आपने एक सवाल कर लिया, उसमें आपने 15 मिनट लगाए, पर बेटा आपको उसकी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। क्योंकि क्या आपके पास बोर्ड के पेपर में मैथ्स का सवाल करने के लिए 15 मिनट है? नहीं है। तो वो स्पीड पे काम करना पड़ेगा। तो ये भी याद रखना कि सवाल सही
करना मुद्दा नहीं है, सवाल को सही समय पे सही करना इज इंपॉर्टेंट। ये नहीं कि एक क्वेश्चन आपसे 20 मिनट में बन रहा है और आप 20 मिनट में बना रहे हो, तो इनकी स्पीड, और ये स्पीड कैसे बढ़ती है? स्पीड बढ़ती है प्रैक्टिस से। जितने बार प्रैक्टिस करोगे, तो समझ आया। सबसे पहली बार जो क्वेश्चन नहीं हुए एनसीईआरटी के टॉप में लिख दिया, वो सारे क्वेश्चन दोबारा जब करोगे तो भी तुमसे कुछ क्वेश्चन नहीं बनेंगे, उसकी अलग से लिस्ट बना लेना। तो ये जो 2 लेवल है ना, पहले वाला तो क्लियर है, वो तो बस एक बार देख लेना, पर ये जो 2 लेवल के क्वेश्चन है, इसमें भी जो 3rd नंबर पे तुम्हारे क्वेश्चंस रह रहे हैं, इसको तुम्हें कम से कम 6 से 7 बार एक सवाल को प्रैक्टिस करना ही करना है, जब तक पूरा नहीं बन जाए। और नीचे हमेशा एक इस तरीके से नोट लिखा करो, यहाँ पे नीचे एक ऐसा नोट लिखा करो कि आपसे वो सवाल किस रीजन से नहीं बना, क्या ऐसा कॉन्सेप्ट था जो आपसे गलत हो रहा था या आपको समझ नहीं आया। जरूरी नहीं है कि इंग्लिश में आपको लिखना है, पर लिखना जरूर है। रीजन क्या है मैं आपको बताती हूँ। देखो, ये ना टॉपर की आंसर शीट है। टॉपर्स को ना ये लिखना पड़ता है, रीजन लिखना पड़ता है कि भाई अगर उसने यहाँ पे ये पर्टिकुलर स्टेप किया तो क्यों किया। बीपीटी थ्योरम लगी है तो आपने सीधा लगा नहीं देनी है बीपीटी थ्योरम, आपको लिखना है ब्रैकेट में अप्लाइंग बीपीटी थ्योरम। बीपीटी थ्योरम क्या होती है, उसका रीजन लिखो। ये टॉपर्स आंसर शीट पहली बात तो देखा करो बेटा, किताबों में बहुत जरूरी है, बिना देखे आप पेपर नहीं कर सकते मैथ्स का। टॉपर कैसे अटेम्प्ट करे, उसने कैसे लिखा है, गिवन अ सर्कल विद सेंटर ओ, एंगल आरपीक्यू 40 डिग्रीज विद पीआर एज अ टेंजेंट, ये सारी बातें लिखनी पड़ती हैं। तो ये खुद जब तक समझ नहीं पाओगे ना, रीजंस नहीं लिखोगे, तो लिखने की हैबिट बिल्ड नहीं होगी। तो ये काम आपको करते चलना है, ठीक है। अच्छा, अब पहला स्टेप हो गया, एनसीईआरटी कर ली, सवाल कर लिए, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से एनसीईआरटी आ गई। दूसरा काम कर लेना, और मुझसे बोल के मत करना, 10 साल के एनसीईआर 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रट लेना बेटा। ऐसे रट लेना कि सवाल 10 साल में जितने भी तुम्हारे बने हैं वो सब तुमसे सॉल्व हो जाए। ये काम तुम कर लेना। रियल नंबर्स हैं एनसीईआरटी के जितने भी कंप्लीट हैं वो सारे तुमने कर लिए। इससे 3 चीजें पता चलती हैं 10 साल के पेपर करने से। पहले लेवल पता चलता है कि सीबीएसई का लेवल कितना है, एनसीईआरटी से लेवल कितना अप है और कितना डाउन है, पहली बात। दूसरा पता चलता है कि सीबीएसई के क्रीम सवाल, यानी जो सवाल अगर ये रिपीट नहीं हो रहे तो तुम फिर कुछ भी कर लो बेटा, वो तो बिल्कुल नहीं फंसने वाले। क्योंकि सीबीएसई अगर रिपीट करती भी है ना, तो अपने ही क्वेश्चंस करती है, उसका भी एक लेवल है ना कि करना भी है रिपीट, तो अपना अपना क्वेश्चन रिपीट करूंगी मैं भाई साहब, जो मैं इतने समय से पूछ रही हूं। तो वो याद रखना, पूछ रहा हूं मतलब जो भी है। तो सीबीएसई को हमेशा एक बात याद रखना कि उसके क्रीम क्वेश्चन आपने तैयार कर लिए, एनसीईआरटी के बाद वो सवाल कर लिए जो बिल्कुल हॉटस्पॉट रहते हैं, जिनके तो चांसेस सबसे ज्यादा है करने के। तो दूसरे लेवल का कॉन्फिडेंस बन गया। तीसरा, भाई आप जब 10 साल के सवाल कर लेते हो ना, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होता है कि भाई मुझे एटलीस्ट ये तो पता है ना कि पिछले 10 सालों में पेपर में क्या आया है। चाहे आपको ये ना पता हो कि इस साल क्या आने वाला है, पर 10 साल का पता है तो आपको इतना तो मालूम पड़ता है कि जो भी आएगा इस दायरे में आएगा। तो ये पूरा लेवल आपको सिखा देता है, आपका माइंडसेट बिल्ड कर देता है और कॉन्फिडेंस दे देता है। और इतना यूज टू हो जाते हो आप सीबीएसई का क्वेश्चन पेपर देख देख के कि जब आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आता है तो आप पैनिक नहीं होते, ठीक है। अब इसमें भी प्रॉब्लम होती है कि बच्चा जब पीवाईक्यू सॉल्व करता है तो उसे क्वेश्चंस फंसते हैं, जरूरी तो नहीं सॉल्यूशन देख के आए। तो उसके लिए आप मेरी एक बुक यूज कर सकते हो बेटा, स्कोर 100 मैथ्स की बुक है ये। इसमें देखो मैंने हर एक बुक के आगे चैप्टर टैगिंग करी है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैंने वीडियो सॉल्यूशंस डाल रखे हैं। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। यानी मेरे हिसाब से जो भी आपके लिए बहुत टफ टॉपिक्स थे, जो मुझे लगता था आपसे सॉल्व नहीं होंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, कॉम्पिटेंसी थे, और आपसे मुझे पता है कि शायद आपको समझ नहीं आए, मैंने पूरे सॉल्यूशंस बनवा के डाले हैं सारे क्वेश्चन पेपर्स के। आप ये लिंक मिल जाएगा, इसको स्क्रीन देखनी है, और ये देखो पूरा यहाँ पे टीचर ने, और ये सीबीएसई के टीचर्स हैं, पूरे सीबीएसई मार्किंग स्कीम के हिसाब से इन्होंने पूरा सॉल्यूशन आपको करके बताया है। सो क्वेश्चन कैसे हुआ, तो क्योंकि मैथ्स में बहुत जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि कोई स्टेप हो कैसे रहा है, इसीलिए बेटा आपके लिए ये स्पेशली सारे वीडियो सॉल्यूशंस मैंने जितने भी 10 साल के क्वेश्चन पेपर्स के जो मुझे टफ लगते थे वो मैंने सारे के सारे देखो बनवा रखे हैं। तो ये बुक आप ले सकते हो, मैंने बहुत ज्यादा डिस्काउंट पे लगा दिए पिछले 10 साल के पेपर, और साथ में मैंने टॉपर्स आंसर शीट भी डाल रखी है, ये देखो। तो पता चल जाएगा टॉपर्स आंसर्स कैसे लिखते हैं, और जो थ्योरी मैं बता रही थी ना कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए चाहिए, वो भी डाली हुई है। तो ये काम कर लेना आप, ठीक है। तो इस तरीके से आप मैथ सॉल्व करोगे। और एक बात याद रखना, मैथ्स के लिए एक अलग से कॉपी मेरे बच्चे बनाना, और सबसे पहले एनसीईआरटी के सवाल जहां कर रहे हो उसे करो, उसमें पीवाईक्यू करो। उसके अलावा आप कोई भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन अगर करते हो तो अलग सी कॉपी में करो, ताकि जब आपको पेपर के तैयारी करनी हो तो आपके पास एटलीस्ट पीवाईक्यू और एनसीईआरटी एक तरफ हो कि आपको
क्वेश्चंस ना ढूंढने पड़े। पहले आपको यही क्रीम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने, उसके बाद सैंपल पेपर करो, कोई दूसरी किताब करो, जो मर्जी करना है करो, उसके ऊपर तो कितना प्रैक्टिस कर लो फर्क नहीं पड़ता। तो ये इतनी सी बात आपको याद रखनी है। ये पीवाईक्यू जब करनी ही है तो अपने सेगमेंट की सबसे बेहतरीन किताब करो जिसमें सारी चीजें आपको दे रखी हैं। तो इतनी सी बस बात थी। कोई भी और डाउट है आपको मैथ्स रिलेटेड, आप प्लीज टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम पे मैं आपको बहुत सारे जो आप क्वेश्चंस पूछते हैं उन सब का एक एक करके ऑडियो सॉल्यूशंस बना बना के भेजती हूँ ताकि आपको डाउट क्लियर हो जाए, और बहुत जल्दी हम डाउट सेशंस भी उसमें स्टार्ट करेंगे, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलूंगी आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।